अच्छा जी। तो ये हो गया रिकॉर्डिंग का किस्सा। तो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट स्पीच प्रोसेसिंग, बल्कि विल बी गोइंग ओवर दिस नोटबुक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली, एंड विल बी डिस्कसिंग के किस तरह से ट्रेडिशनल एएसआरस काम करते थे जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, और उसमें जो अकूस्टिक फीचर एक्सट्रैक्शन वाला पीस है वो व्हाट आर द फीचर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट जब हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के हवाले से फीचर्स की बात करें कि कैसे फीचर्स हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स या एनएलपी एल्गोरिथम्स को देंगे तो वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकेंगे। एंड दिस इज नॉट अबाउट, दिस लेक्चर इज नॉट गोइंग टू कवर एंड टू एंड एएसआरस, जो कि होपफुली एक असाइनमेंट में मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन दिस विल गिव यू द बेसिक्स कि स्पीच प्रोसेसिंग की अंदर एंटर होने के लिए व्हाट आर द बेसिक्स दैट यू नीड और कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, सब मेरे साथ हैं? फरजाद आ गए? गुड। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। फरजाद को मुझे ऑनलाइन रखना पड़ेगा, साथ ही मैं अपना ये टैब शेयर कर देता हूँ जो मैंने स्पीच प्रोसेसिंग की नोटबुक बनाई हुई है छोटी सी, एंड दिस इज फॉर स्टार्टर्स ऑन स्पीच प्रोसेसिंग। अगर आप लोगों की इंटरेस्ट है इसमें काम करने की तो दिस विल गिव यू गुड स्टार्ट, और उसके बाद आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो होपफुली आपको नोटबुक तो नजर आ रही है। जी सर, विजिबल है। ठीक है, आप लोगों ने भी ये नोटबुक डाउनलोड कर ली है क्लासरूम से? अच्छा, मैंने इसे कोलैब पे ही यस। रखा हुआ है ताकि आप लोगों के लिए भी स्मूथली रन करे, और आप लोग भी इसको कोलैब में किसी एक डायरेक्टरी में सेव कर लें। अच्छा, दो तीन फाइलें और भी हैं साथ उसके दी हुई। एक वेव फाइल है जिसको मैं टेस्ट के तौर पे यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, विच इज 045 FCN 008 वेव फाइल। ठीक है, ये इनकोडेड है, इसमें हर हर नंबर का, लेटर का एक मकसद है। जैसे यहाँ बीच में जो एफ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि फीमेल वॉइस है, एंड सो फोर्थ। तो इनकोडेड आईडी है। इस तरह से हम लोग स्पीच को प्रोसेस करते हैं। तो ये एक फाइल दी है मैंने एज अ सैंपल। दूसरा, एक फाइल मॉडल की दी हुई है, एक फाइल या जिप है, उसको आप लोग उसी डायरेक्टरी में या फोल्डर में जो आपने बनाया है अपने ड्राइव पे, उसके अंदर उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो एक मॉडल की डायरेक्टरी बन जाएगी आपके पास। अगर ये काम हो गया है तो मुझे यस करो फरजाद, क्योंकि अगर तुम कर लोगे तो आधी से ज्यादा क्लास को कर लेना चाहिए। सर, मैं फ़ोल्डर बना रहा था, वहीं मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा था। हाँ, जैसे ही कर लो मुझे बताओ। ओके सर। अच्छा, मैंने क्या किया हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अपनी ड्राइव में, तो दिस इज माय ड्राइव, उसमें एक क्लासरूम का फोल्डर है, उसके अंदर NLP 2021 का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर एक नोटबुक्स का फोल्डर बनाया हुआ है। उसके अंदर मैंने ये वाली वो भी डाली हुई है अपनी नोटबुक, और ये वेव फाइल भी डाली हुई है, तो मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता हूँ जब मैं CD कर लूंगा इसमें। और इसी तरह मॉडल की डायरेक्टरी भी मैंने इसके अंदर ही बनाई हुई है इस नोटबुक्स में। तो फिर सबसे पहले मैं ये करता हूँ, जब आप लोग कर रहे हैं काम, मैं अपनी ड्राइव को माउंट कर लेता हूँ। ये मैं माउंट कर रहा हूँ ड्राइव को, और ये वाला काम हम पहले एक दफ़ा कर चुके हैं कि कोलैब से ड्राइव, गूगल ड्राइव को माउंट कर लेते हैं। और जब मैं माउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मुझे एक एक्सेस देनी चाहिए इसको मुझे। अच्छा, ये आ गया। तो ये लिंक क्लिक किया तो आपने पहले किया था। मैं अपने उस अकाउंट को सिलेक्ट करूंगा कि जिसके ज़रिए से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, या जिसकी वो है अलाउ का बटन दबाऊंगा, और साथ ही मुझे एक साइन इन की कोड नज़र आ रही है, उसको मैंने कर लिया कॉपी। और कॉपी करके मैं इधर ले आया, ऑथराइजेशन कोड इसको पेस्ट करा, एंटर किया मैंने इधर। तो थोड़ी देर में मेरी ड्राइव माउंट हो जाएगी, और आप लोग भी अपनी ड्राइव को इसी तरह माउंट कर सकते हैं। तो कंटेंट स्लैश ड्राइव पे मेरी ये ड्राइव माउंट हो गई। उसके बाद मैंने ये वाली कमांड चलाई CD, तो मैं उस डायरेक्टरी में आ जाऊंगा जिसके अंदर मैंने अपनी ये नोटबुक स्टोर की हुई है, और ये वेव फाइल इंपॉर्टेंटली स्टोर की हुई है, और मॉडल भी इधर ही रखा हुआ है।
ठीक है, मॉडल को मैं बाद में देखता हूँ, लेकिन जब यहाँ तक पहुंच जाओ तो मुझे बता दो कि आप लोग पहुंच गए यहाँ तक। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर आपने जैसे सीडी किया है इस ड्राइव के अंदर, तो हम्म। बाकी कमांड्स भी चल सकती हैं गूगल ड्राइव पे, लाइक जी mkdir या रिमूव या वो सब? जी, बहुत सारी कमांड्स चल सकती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके अकाउंट पे, लेकिन इस तरह से ये लिनक्स की कमांड्स चलती हैं। और इसके साथ चलती हैं ये क्या नाम है, परसेंट साइन के साथ, और बैंक साइन के साथ कुछ कमांड्स चलती हैं इंस्टॉलेशन की, जैसे नीचे मैं जाके दिखाता हूँ आपको। इसी के अंदर है ये पिप और apt get भी चल जाती है विद द बैंक साइन। तो हम कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर। अ, ये सारी कहानी भी हो सकती है, ठीक है। ऑल्दो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस के, ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे गूगल के वेयर हाउस को एक्सेस कर सकें इसके जरिए से, लेकिन अपनी ड्राइव को एक्सेस जरूर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप लोग इसी पे यहाँ तक पहुंचे हैं वैसे, जी सर, फाइल लोड भी कर ली है ऑडियो वाली। फाइल लोड भी कर ली अगली वाली, वैसे सारी चला के भी देख सकते हो, जहां एरर आएगा वहां देख लेना। मैं एक एक करके हर सेल को डिस्क्राइब भी करूंगा थोड़ा सा कि हम इस सेल में कर क्या रहे हैं। डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी भी नहीं है वैसे, चलो आप लोग साथ साथ लिखते भी जा सकते हो, नए टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करके यहाँ पे प्लस टेक्स्ट करके ना, फॉर एग्जांपल आप इस तरह नया टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया अपने लिए कर लेना, एंड यू से लोडिंग हैश हैश करके भी कर सकते हैं, लोडिंग वेव फाइल यूजिंग लिब्रोस, इस तरह से करके आप लोग टेक्स्ट बॉक्सेस भी बना सकते हैं ताकि अपने नोट्स लिख लें इस अपनी ड्राइव में, ठीक है। तो ये हो गया। इससे पहले अच्छा, सब लोग पहुंच गए यहाँ तक? खामोशी को मैं यस समझूंगा, अगर कोई नहीं पहुंचा है, किसी को इश्यू हो रहा है तो प्लीज मुझे बताएं ताकि उसको हम मिल के रिजॉल्व कर लें। सर मैं भी कर रहा हूँ सर। सर हो गया। हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने कोलैब ज्यादा नहीं यूज किया, वैसे तो बहुत सारों ने जो मुझसे पहले पढ़ा यूज किया ही होगा, और अगर नहीं यूज किया तो आप लोग डेटा साइंस में, एआई में, अपने कोर्स प्रोजेक्ट्स में, अपने थीसिस के अंदर बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है मेरे ख्याल में आजकल के ज़माने में, इसको यूज़ करना आना भी चाहिए। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये रन टाइम के अंदर इफ़ यू गो इनटू, किधर है, चेंज रन टाइम टाइप, तो अभी तो मैंने यहाँ आपको नजर आ रहा है नोटबुक सेटिंग्स के अंदर हार्डवेयर एक्सीलरेटर कुछ भी नहीं रखा हुआ, इसलिए कि मैं कोई बहुत हैवी काम नहीं करने जा रहा हूँ आज। लेकिन अगर मैं कोई न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कराना चाहता तो मैं जीपीयू टीपीयू भी रख सकता हूँ, जीपीयू थोड़ा सा छोटा और टीपीयू बहुत ही बड़ी मशीन, ऑल्दो देयर लिमिट्स कि कितना मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर अगर आप टीपीयू को इंगेज करेंगे और उसे यूज नहीं करेंगे तो फिर आपके अकाउंट के साथ ये सारी चीजें वो खराब करेगा उस सिस्टम को, फिर आपको अगली दफा एक्सेस के लिए तंग करेगा। लेकिन देयर स्टिल लिमिट्स, रैम की लिमिट्स हैं लेकिन अच्छी खासी बड़ी हैं, वो भी इवेंचुअली अगर आप जब यूज करना शुरू करेंगे तो वो स्केलेबल है, स्केल करता है 16 GB तो आराम से दे देता है फॉर ऑन दिस एनयू अकाउंट। और एनयू पे जो आपका अकाउंट है ना, दिस इज द एकेडमिक अकाउंट, आपके शायद गूगल वाले अकाउंट पे इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगी जितने एनयू के अकाउंट से आपको एक्सेस मिलेगी ऑन द गूगल प्लेटफॉर्म, ये जो गूगल का स्वीट है। तो रैम आसानी से एक्सटेंड हो जाती है अप टू 32 GB। अगेन आपकी यूजेज पे है कि आप डेटा कितना बड़ा डेटा स्टोर प्रोसेस करना चाह रहे हैं, सॉरी स्टोरेज के लिए तो आप ड्राइव ही इस्तेमाल करेंगे, ड्राइव ही को माउंट करेंगे। तो बैच प्रोसेसिंग में भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लेट सपोज वाकई बहुत ज़्यादा डेटा है, अगर 12-14 GB डेटा है, फिर वो अनकम्प्रेस होता है तो मेमोरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो यू शुड स्टार्ट बैच प्रोसेसिंग, यानी डेटा को स्प्लिट करके 1-2 GB के बैचेस के अंदर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें वो हैं जो आप लोग खुद ही कर लेंगे। आज का मेरा ताल्लुक जो है लेक्चर का वो स्पीच प्रोसेसिंग से है, तो उम्मीद है कि मेरी इस शपील के दौरान
आप लोग यहाँ तक जरूर पहुंच गए होंगे कि अपनी ड्राइव को आपने माउंट कर लिया और अपने एक फोल्डर के अंदर आप लोगों ने वो वेव फाइल और मॉडल रख लिया। ठीक है, अगर अभी भी कोई नहीं कर सका है तो प्लीज, शर्माने की बात नहीं है, आप बता दें और आपकी हेल्प कर देंगे, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड कहानी भी नहीं है। ठीक है, खामोशी का मतलब यस। तो आगे चलते हैं, आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट सेल जो कि प्रोसेसिंग वाला सेल है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की लिब्रोसा। मेरी हाइलाइट्स नजर आ रही है आपको जब मैं हाईलाइट करता हूँ इसे? यस सर। Yes, sir. गुड। तो लिब्रोसा इज द गो टू चॉइस फॉर बेसिक स्पीच प्रोसेसिंग। आप बहुत ज्यादा स्पीच प्रोसेसिंग भी करेंगे, बड़े बड़े एएसआर या टीटीएस बनाएंगे, तब भी आप लिब्रोसा ही इस्तेमाल कर रहे होंगे फॉर योर बेसिक नीड्स ऑफ स्पीच सिंथेसिस या स्पीच ब्रेकडाउन, सब कुछ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऑडियो फाइल, ये वेव फाइल जो मैंने इस डायरेक्टरी में स्टोर कर ली थी, डायरेक्टली इसका नाम दिया। उसके बाद मैं लिब्रोसा का लोड फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ टू लोड दिस ऑडियो फाइल। अच्छा, इसको चाहूँ तो कुछ भी पैरामीटर्स ना दूं सिवाय ऑडियो फाइल के। यहाँ पे मैं सैम्पलिंग रेट दे रहा हूँ। सैम्पलिंग रेट का ये मतलब है कि आपको मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनके लिए स्पीच को प्रोसेस करना एज एनालॉग इम्पॉसिबल है, क्योंकि एनालॉग कंटिन्यूस सिग्नल होता है तो वो डिस्क्रीटाइज कर लेता है। तो ये लोडर जो है एक्चुअली वो जो वेव फाइल है उसी के अंदर डिस्क्रीटाइज हुआ है। लेकिन सैम्पलिंग रेट का ये मतलब है कि देयर 16,000 पॉइंट्स इन ईच सेकेंड ऑफ द ऑडियो फाइल जो कि जिस पे सैंपल कर लिया है हमने। ठीक है, तो ये Bits per लोड second. Bits per second जो होती है सर, क्या चीज? ये फ्रीक्वेंसी। बिट्स पर सेकंड जैसे होते हैं 52 के नहीं नहीं, बिट्स। बिट्स पर सेकंड जो है ना वो उसका ताल्लुक आपके नेट के कनेक्शन से है या ट्रांसफर स्पीड से है। यहाँ पे इसका ताल्लुक साउंड के जो सैंपल्स हैं इन पर सेकंड ऑफ ऑडियो। एक यार मुझे चलो अभी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, सर असल में इसमें वेरिएशंस होती हैं फाइल्स में ना ऑडियो की, तो हाँ उसमें साथ में दिया होता है 128 के बिट्स, 320 के बिट्स। वो कुछ और चीज है। वो एक और चीज है कि आपका एक एक सैंपल कितने बिट्स में स्टोर हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये है कि एक सेकंड के लिए ऑडियो की कितने सैंपल स्टोर किए हैं, दैट्स कॉल्ड सैम्पलिंग रेट। तो वो मैं लोड फंक्शन से लोड फंक्शन रिटर्न भी कर रहा है। दूसरा जो लोड फंक्शन रिटर्न कर रहा है इट्स द सिग्नल, जो ऑडियो सिग्नल है, ठीक है, उसको रिटर्न कर रहा है। अब मैंने दो चीजें जो प्रिंट कराई हुई है वो है टाइप कराई हुई है, सिग्नल की टाइप और सैम्पलिंग रेट की टाइप। तो सैम्पलिंग रेट की टाइप जो होगी वो तो दिखा रहे हैं यहाँ पे, नहीं चलो सैम्पलिंग रेट तो एक इंटीजर होगा जो कि 16,000 ही होना चाहिए, लेकिन जो सिग्नल की टाइप है वो नमपाई एरे होगा एक। तो सिग्नल एक एरे के अंदर स्टोर्ड है आपका जो साउंड सिग्नल है। इसी तरह यहाँ पे लेंथ ऑफ, ठीक है क्या, हाँ लेंथ ऑफ सिग्नल प्रिंट कराया हुआ है कि सिग्नल लेंथ है कितनी, यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स पूरे सिग्नल के अंदर पूरी ऑडियो फाइल में। ये जो मैंने 045 FCM 008 डॉट वेव फाइल दी है इसके अंदर कितने टोटल सैंपल्स हैं, ठीक है, और सैम्पलिंग रेट को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ आपको नजर आएगा कि टाइप्स और वैल्यूज ऑफ सिग्नल एंड सैम्पलिंग रेट। तो ये जो सिग्नल है ये नमपाई एरे है एक, और इसकी लेंथ है 73,143 और सैम्पलिंग रेट जो है वो आपका है 16,000 और इसकी टाइप जो है इंट है। ठीक हो गया? जी सर। हो तो बीच में अनम्यूट करके पूछते जाओ वरना आई जस्ट गो थ्रू दिस। तो अगर मैं लेंथ जानना चाहूं कि मेरी लेंथ ऑफ सिग्नल, सर लेंथ ऑफ सिग्नल दोबारा बता दे सर। सिग्नल जैसे ये 7314 ये किस तरह, ये क्या साइज है, किस तरह का साइज है सर? अच्छा देखें, ऑडियो सिग्नल होता है ना आपका, आपकी एक वेव फॉर्म है, उसको मैंने डिस्क्रीटली स्टोर कर लिया। यार अगर मैंने ये लगाया ना तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। चलो मैं लगा देता हूँ एक दफा।
मुझे जरा 1 मिनट दो, मैं अपनी टैब को कनेक्ट करूं और लेकिन दो चीजें एक साथ शेयर तो नहीं कर सकता मैं, कि कर सकता हूं? कर सकता हूं? ये नहीं होगा यार। सर कर रहे होते हैं, मैंने देखा है एक जगह, वो नहीं मोबाइल नहीं से बोल रहे होते हैं। नहीं, कोड में। सर आप पूरी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, उसमें फिर सब कुछ आ जाएगा। चलो अभी यार इसके साथ गुजारा करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ मेरी चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। जो आपका ऑडियो सिग्नल होता है ना, इट्स साइनसोडियल वेव फॉर्म, वेव है इस तरह से, सही है? सही हो गया, यूं करके वेव ऊपर नीचे जाती हुई नजर आ रही है ना। तो जब इसको डिस्क्रीटाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, तो यू कैन नॉट स्टोर द वेव। आप क्या करते हैं, पॉइंट्स लेते हैं इस वेव पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है? तो जो सैम्पलिंग रेट है ना, विच इज इन दिस केस मैंने 16,000 पिक किया, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड के अंदर की जो लेंथ है ऑडियो में, उसमें 16,000 सैंपल्स मैंने स्टोर कर लिए। तो डॉट डॉट डॉट, जिस तरह कनेक्ट द डॉट्स है ना, तो मैं उसे कनेक्ट द डॉट्स करके पूरी वेव फॉर्म बना सकता हूँ। सही हो गया? समझ आ गई कुछ? तो यस सर। 16,000। अच्छा, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अच्छा पे स्टोर होता है साउंड। सर। जी सर जो ये 16,000 आप जो कह रहे हैं कि साइनोसाइडल के ऊपर पॉइंट्स होंगे, अगर जी, ऑब्वियसली अगर उसको डबल 32,000 कर दें तो ज्यादा मतलब फाइन ज्यादा ऑडियो फाइन, बिल्कुल हमारे पास हो जाएगा। बिल्कुल। और आपके तो जो आपने फोन है, 16,000 ये मतलब बेसिक स्टैंडर्ड है, बेसिक मतलब कह नहीं लें मैं कि। आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग रेट जो है ना फ्रीक्वेंसी है। तो अच्छा 16,000 स्टैंडर्ड है इन स्पीच प्रोसेसिंग। जो स्पीच प्रोसेसिंग के एल्गोरिदम्स है ना, और जो करंट स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिदम्स है, वो 16,000 या 16K को एज स्टैंडर्ड ले रहे हैं। ठीक है? तो ऑडियो फाइल्स, जिस तरह सीसीटीवी के अंदर अगर ऑडियो फाइल्स होती है ना स्टोर, तो वो जनरली बहुत कम सैम्पलिंग रेट पे होती है। जितना कम सैम्पलिंग रेट होगा उतनी कम जगह घेरेगा, यानी मेमोरी में, सही है? तो वो जनरली 8K, कुछ बहुत कम 4K में भी स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जो आपका फोन है ना, आप फोन में अपने फोन के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, इट्स जनरली स्टोर्ड एज अ 44K ऑडियो, 44,000 उसका सैम्पलिंग रेट है। ठीक है? अपने यस सर। हमारे अब फोन एक का जनरली आजकल सर एक 44,100 होता है और एक 48,000 होता है। 100 नहीं है, 44,000 है। 44,100। तो 100 तो बहुत ही कम होता है। 44,000 जनरली इसके अंदर एक स्टैंडर्ड है, जो बाय डिफॉल्ट मैं कह रहा हूँ, आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग स्पीच प्रोसेसिंग में 16,000 के साथ ही खेलते हैं। यानी आप लोगों ने जो ऑडियो ऑडियो सुनी थी, वो 16,000 पे थी, और या 8K पे थी, और फिर हम उसको अप सैंपल करके या डाउन सैंपल करके 16,000 पे ले आ सकते हैं। और तो सर जो यहाँ ये पे आप कोड के अंदर आपने जो ये किया हुआ है कि लेंथ जो है सिग्नल की वो 73,000 है, उसको आपने डिवाइड किया हुआ है 16,000 से, तो वो नंबर हाँ, ऑफ साइनोसाइडल वेव्स बता देगा कितनी बनी है। नहीं, नंबर ऑफ सेकेंड्स बताता है। अच्छा तो अच्छा अच्छा, तो ठीक है ये मैं समझ। समझ गए ना आप? तो हाँ नंबर ऑफ हाँ। सेकंड बताता है कि मेरी ऑडियो की लेंथ, क्योंकि इतने सारे सैंपल्स हैं, उसको जब मैंने सैम्पलिंग रेट से डिवाइड कर दिया इधर, तो वो मुझे बताएगा कि मेरे ऑडियो की लेंथ इन नंबर ऑफ सेकंड्स क्या है। तो वो बेसिकली दिस इज अ नंबर एंड दिस इज इन हर्ट्ज, तो वो सेकंड्स आ जाता है आपके पास। 1/हर्ट्ज जो है वो सेकंड्स है, शायद आपको याद होगा फिजिक्स में से किसी वक्त आपने पढ़ा होगा। सर अगर दिस हम सैम्पलिंग रेट बढ़ा दें तो इसका टाइम भी कम हो जाएगा। सैम्पलिंग रेट बढ़ाने से टाइम कम नहीं होगा, टाइम कम नहीं होगा, बल्कि जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। सर सही। डिनोमिनेटर बढ़ ही रहा है वैसे तो। आ, लेकिन लेकिन अगर आपका, हाँ, यहाँ पे सैम्पलिंग रेट मैंने क्या किया है, ये जब लोड किया ना यहाँ, इट्स इंपॉर्टेंट कि हो सकता है कि ऑडियो फाइल 8K पे या 44K पे स्टोर हुई भी हो या रिकॉर्ड हुई भी हो, लेकिन यहाँ जो लोड है ना, ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट क्या है, वो अप सैंपल और डाउन सैंपल करना जानता है। तो वो इसको 16,000 पे ले आएगा। सही है? वैसे मेरे ख्याल में ओरिजिनली मेरी ये फाइल ही 16,000 पे रिकॉर्ड हुई हुई थी। बहरहाल ये जो मैंने काम किया ना, जो आपका क्वेश्चन है ना कि मैं सैम्पलिंग रेट यहाँ पे बढ़ा दूं, तो फिर सारा गलत इस वजह से हो जाएगा। सिर्फ सैम्पलिंग रेट बढ़ाने से मुझे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी ऑडियो
उसी सैम्पलिंग रेट पे स्टोर भी हुई होनी चाहिए। यानी जो मेरा सिग्नल है वो उसी सैम्पलिंग रेट पे स्टोर भी हुआ होना चाहिए कि भाई एक, वरना वो कंप्रेस करेगा, कहेगा 16,000 के बजाय 44,000 सैंपल्स एक सेकंड में थे, वो कहेगा कि ये ऑडियो तो है 2 सेकंड की, तो वो टाइम्स 2 स्पीड पे चलनी शुरू हो जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी, समझ नहीं आएगी। स्पीड बढ़ जाएगी, समझ में नहीं आएगी, बात यही होगी। सही। तो अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया हुआ, इसके बाद मैं एक और ये लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहा हूँ जो ऑडियो है, और सिर्फ डिस्प्ले के लिए अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम इस ऑडियो फाइल को डिस्प्ले करके चला सकें। तो अगर आप लोग चला चुके हैं इसे, तो चला के आप सुने कि इस पोस्ट को शेयर करें। तो एक खातून है जो कह रही है इस पोस्ट को शेयर करें। अच्छा, दो चीजें बहुत और इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। एक तो ये कि शुरू में और आखिर में काफी सारा साइलेंस है इसमें, जो कि अनवांटेड सा होता है इन स्पीच प्रोसेसिंग। दूसरी बात यह है कि जो थोड़ी सी सटल है और आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं की हो, 2-3 दफा आप चलाएं इसे, इस पोस्ट को शेयर करें। वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कि ये ऑडियो क्यूरेटेड है, बहुत ही क्राफ्टली क्यूरेटेड है। वो ये कि हर वर्ड बहुत डिस्टिंक्टिवली अलग अलग बोला गया है, जो कि जनरली ऐसा नहीं होता। मैं कंटिन्यूअसली जब बात करता हूँ ना, तो बहुत तेजी से बात करता हूँ, एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे अगर आप गौर से इस ऑडियो को सुनेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये इस पोस्ट को शेयर करें, ये अलग अलग बोला गया, ऑल्दो ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूएशन में। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे है। अब एक और इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो आप शायद पहले यूज कर चुके हो एज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो मैटप्लॉटलिब है। बहुत सारे ग्राफ्स आपके इसमें बहुत आसानी से प्लॉट हो जाते हैं, और यहाँ पे मैं ऑडियो वेव फॉर्म को एज अ ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूँ इस सेल के अंदर। तो मैंने लिब्रोसा का डिस्प्ले इस्तेमाल किया, और लिब्रोसा के डिस्प्ले को वेव प्लॉट इस सिग्नल दे दिया, इस वेव प्लॉट फंक्शन को। और जो मैटप्लॉटलिब का प्लॉट बनाया है, यानी कि बाहर से उसका जो कवर बनाया है मैंने, वो उसको लेबल्स लगा दिए और फिगर का साइज बता दिया कि 14 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी और 5 सेंटीमीटर हाइट होगी। ठीक है, तो मुझे अब ये अपनी ऑडियो फाइल एज अ वेव फॉर्म प्लॉट नजर आ रहा है। तो 14 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। अब आप देखें कि शुरू में काफी सारा साइलेंस है, जो बजाय साइलेंस ही नजर आ, आखिर में भी काफी सारा साइलेंस है, ऑल्दो बहुत थोड़ी सी कोई माइनर वेरिएशन होती है, लेकिन वेरिएशन नहीं है एम्पलीट्यूड में। बीच में ये जो 5 वर्ड्स बोले हैं इन खातून ने, इस, तो ये इस है, और ये फिर दूसरा वर्ड पोस्ट है, ये थोड़ा सा लंबा भी हो गया तो इसके अंदर एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है। शेयर, ये शेयर है, शेयर, इस पोस्ट नहीं को है, इस पोस्ट को शेयर करें। तो ये पांचों आपको देखे ना नजर आ रहे हैं कि आप इसको सेगमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऑडियो में जिस तरह आप लोगों ने शुरू के असाइनमेंट्स में सेगमेंटेशन की थी, सेंटेंस सेगमेंटेशन, और मैंने आपको बताया था कि कुछ लैंग्वेजेस में जैसे कंटिन्यूस उर्दू होती है, चाइनीज होती है, सेगमेंटेशन इज स्टिल अ बिग प्रॉब्लम। चाइनीज में तो सेगमेंटेशन पे अभी भी काम हो रहा है, मुझे पेपर्स पब्लिश होते हुए हर साल नजर आते हैं चाइनीज सेगमेंटेशन पे, तो इट्स नॉट अ सॉल्व प्रॉब्लम। ऑडियो के अंदर सेगमेंटेशन, यानी वर्ड लेवल सेगमेंटेशन करना या फोनीम लेवल सेगमेंटेशन करना इज अनदर चैलेंज। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये ऑडियो है ही क्यूरेटेड, तो आपको नजर आ रहा है कि मैं साइलेंस की बेसिस पे सेगमेंट कर सकता हूँ हर वर्ड को। जी जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन बीच में पूछ सकते हैं। सर, ये जो ग्राफ बना हुआ है, जी जी, इसके अंदर अगर अटेन्युएशन वगैरह, अगर नॉइज वगैरह है, तो उसको हाँ, डीट्रेंड वगैरह कर सकते हैं? नहीं अभी नहीं हैं कुछ लाइब्रेरीज, ऑल्दो ये जो नॉइज रिमूवल का काम है, ये भी अच्छा खासा मजे का काम है। एंड देयर 2 सॉल्यूशंस टू इट, देयर इज अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड देयर इज अ हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर वालों ने हार्डवेयर सॉल्यूशन निकाल लिया, उस नॉइज को, उस एटेन्युएशन को वहां से निकाल लेते हैं। तो उसके अंदर खैर वो एक और बड़ी प्रॉब्लम है, और उस पर काफी सारा काम हुआ हुआ है, आप लोग भी कर सकते हैं। इट्स अगर जनरल नॉइज को आप देखना चाह रहे हैं, तो बाकायदा उसकी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करती हैं जो प्रोप्राइटरी हैं।
ओपन सोर्स में आपको बहुत अच्छे नॉइज रिमूवल सिस्टम्स नहीं मिलेंगे या लाइब्रेरीज नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर आप लोग करना चाहते हैं कि हम जनरल नॉइज रिमूवल करना चाहते हैं तो इट कैन बी ए गुड प्रोजेक्ट इस कोर्स के लिए कम से कम, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वो आपको नॉइज भी इधर नजर आएगी, हाँ, जहां नॉइज होगी वहां नॉइज नजर आएगी। और उसका चैलेंज ये है कि इन एवरी ऑडियो यू हैव टू फिगर आउट कि नॉइज है क्या और उस नॉइज का शेप क्या है, एंड देन यू वुड रिमूव दैट शेप फ्रॉम द एंटायर ऑडियो सिग्नल। तो ये कुछ आउटलाइन होती है नॉइज रिमूवल की। अच्छा, बहुत सारी चीजें हम लोग इस पे काफी सारा काम कर रहे हैं एम लैब में भी, और कुछ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं जैसे मैंने कहा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो जरूर इसको देखें और इससे आगे लेके चलें। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ आगे कि मैंने प्लॉट तो कर लिया अपने ऑडियो को, उसके बाद मैं इसको चंक करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ना, सेगमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं मैन्युअल सेगमेंटेशन दिखा रहा हूँ अभी आपको। और जैसा मैंने कहा कि ऑडियो सेगमेंटेशन एट द वर्ड लेवल इज स्टिल ए बिग चैलेंज, और अच्छा काम है, ये भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे मैं मैन्युअली सेगमेंट कर रहा हूँ, यानी कि सिग्नल के 23,000 से लेकर 28,000 सैंपल तक मैं अलग कर लेता हूँ। और वो मैंने देखा वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। यानी जो पहला वर्ड है ना, और फिर मैंने उसको प्लॉट कर लिया जिस तरह से पहले मैंने पूरे सैंपल को प्लॉट किया। तो आप देखेंगे कि ये सब प्लॉट है, दिस इज अ सब प्लॉट ऑफ द मेन प्लॉट, जिसके अंदर पहला वर्ड ऑडियो का मैंने काट लिया, निकाल लिया। तो इस है। तो जैसा मैंने कहा कि ये तो मैंने मैन्युअली किया है और ट्रायल एंड एरर के साथ किया। मैंने ट्राई किया कहाँ से शुरू होगा ये 23,000 24,000, तो फिगर आउट के कुछ साइलेंस के साथ और कुछ साइलेंस शुरू में कुछ बाद में। तो मैंने ये सब सैंपल निकाल लिया इसका, इस सिग्नल में से। तो ये जो सैंपल होगा इसकी मैं अलग एक ऑडियो फाइल भी बना सकता हूँ। इसमें सिर्फ इस कैप्चर हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे आपके जहन में सवाल आते जाएं आप जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर पूछना चाह रहा था कि ये नॉइसेस के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है इस तरह की कुछ बनी हुई जो कि हमें मिल जाए कि नॉइसेस हैं इस पर, तो ये हम निकाल दें इसमें से, ऑडियो में से? हाँ नहीं, ऐसे इतना सीधा साधा काम नहीं है। पहले तो नॉइज को डिटेक्ट करना कि नॉइज है या नहीं है, फिर नॉइज का शेप क्या है, और फिर उसको निकालना। नहीं, इसकी ओपन सोर्स में नहीं मिलेगी। एक्चुअली कमर्शियल लाइब्रेरीज हैं जो कि आपको लाइसेंस करके वो नॉइज रिमूव कर देते हैं। और कुछ हार्डवेयर में भी यू कैन अक्वायर हार्डवेयर सोल्यूशंस, यानी आपके जो JBL और बड़े बड़े ये हेड गियर मेकर्स और माइक रिकॉर्डिंग मेकर्स है ना, इन लोगों ने हार्डवेयर में सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया हुआ। तो आप लोग देखना इसमें कि वो किस तरह से किया हुआ, और उतना आसान नहीं है। और सारी चीजें उन्होंने ओपन सोर्स भी नहीं की हुई कि आपको बताएं कि ये इस तरह होता है। बस उन्होंने कहा कि कर दिया हमने, और अच्छा काम करते हैं वो, ठीक है। फिर मैं आता हूँ थोड़ा सा साउंड सिग्नल्स के जो अकूस्टिक वेव फॉर्म आपके पास आ गई, जो आपको नजर आ रही है, और यहाँ मैंने एम्पलीट्यूड के साथ इसको प्लॉट कर लिया। अब मैं इसकी फीचर एक्सट्रैक्शन की तरफ आता हूँ कि इसमें से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, क्योंकि एज मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स या एज मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स नहीं कहना चाहिए मुझे अपने आप को, कहना चाहिए एज मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर्स या NLP प्रैक्टिशनर्स, हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि फीचर्स कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें से। या पुराने जमाने में तो इंटरेस्टेड थे, आजकल हम डायरेक्ट ही काम करते हैं। बहरहाल, तो वन ऑफ द फीचर्स इज द स्पेक्ट्रोग्राम। तो स्पेक्ट्रोग्राम निकाल लेते हैं, या तो इसके लिए हमने एम्पलीट्यूड को, लिब्रोसा को इस्तेमाल किया। लिब्रोसा इज द गो टू लाइब्रेरी फॉर स्पीच प्रोसेसिंग। तो हमने उस सिग्नल पे शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाई। अच्छा, फोरियर ट्रांसफॉर्म के अपने फॉर्मूले हैं, और ये क्या करता है, ये जो आपको साइनोसोडियल सिग्नल है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करने की कोशिश करता है। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये ट्रांसफॉर्म की जो आउटपुट थी उसको मैंने एम्पलीट्यूड टू डेसिबल में कन्वर्ट किया। एंड नाउ आई वांट टू मैप द एनर्जी ऑफ द साउंड सिग्नल। जिस तरह अभी मैंने साउंड का एम्पलीट्यूड सिर्फ प्लॉट किया, नाउ आई वांट टू प्लॉट द एनर्जी, कि जो मेरे मुंह से या वोकल कॉर्ड से जो आवाज निकल रही है
उसमें एनर्जी किस वक्त कितनी ज्यादा थी। तो विथ टाइम आई वांट टू प्लॉट दैट एनर्जी लेवल। और जब मैंने ये प्लॉट किया तो आपको ये नजर आ रही है कि ये एनर्जी है जो इधर स्पेक्ट्रोग्राम में नजर आ रही है कलर में। तो ये जो पर्पल है यानी यहाँ कुछ एनर्जी है, ब्लैक में जीरो एनर्जी है, और जहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी है वो लाइट होता जा रहा है। जैसा आपको यहाँ पे राइट साइड में इसके लेजेंड में नजर आ रहा है कि 30+ जो भी इसका एनर्जी का वो है यूनिट, वो मुझे टाइम के साथ नजर आ रहा है। ऑडियो की लेंथ जो आपको याद होगी 4.5 सेकेंड्स से ज्यादा थी, तो वो ये आपको एक्स एक्सिस में नजर आ रही है। और नजर आ रहा है कि दरमियान में जब वो खातून बोल रही थी तो एनर्जी का सिग्नल जो है ना वो ये हीट मैप की तरह नजर आ रहा है आपको। ठीक है। अच्छा, मसला ये है कि आपको ये भी नजर आ रहा है कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये छोटे एम्पलीट्यूड पे ज्यादा हैं। तो मैं क्या करता हूं कि इसको लॉग लॉग स्केल पे प्लॉट कर लेता हूँ वाई एक्सिस को। तो सिर्फ वाई एक्सिस को लॉग स्केल पे प्लॉट करने से आप ये देखेंगे कि जो एनर्जी सिग्नल्स जहां पे इंपॉर्टेंट है वो मुझे हाईलाइट होके ऊपर की तरफ अब नजर आ रहे हैं। तो यानी लोअर वैल्यूज उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गई, ऊपर आ गए। तो ये लॉग स्केल पे आने से हमारे हुआ। और इस तरह से एनर्जी प्लॉट नजर आ रहा है मुझे स्पेक्ट्रोग्राम। कोई क्वेश्चन इसके बारे में? नहीं तो these can be some of the features। यानी मैं किसी टाइम स्टैम्प पे मैं कह सकता हूँ ऑडियो में इस टाइम स्टैम्प पे ये एनर्जी लेवल्स थे, तो वो मैं इसमें से निकाल सकता हूँ। कुछ स्पेक्ट्रल फीचर्स होते हैं ऑडियो के अंदर, जिसके लिए मैं ये sklearn लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और सेंट्रोइड्स निकाल रहा हूँ। तो सेंट्रोइड्स इज मोस्टली ये हमारे पास आती है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में से, कि अगर हमारे पास डेटा अनलेबल्ड है तो उसका सेंटर ऑफ मास या आप कहें कि क्लस्टर करके सेंटर्स निकालें। वो कैसे निकालेंगे? तो वो इस ब्लॉक में, इस कोड ब्लॉक में हो रहा है। ठीक, हो रहा ये है कि यहाँ पे मैंने इस ऑडियो फाइल को फिर से लोड किया। वैसे लोड करने की जरूरत नहीं थी, आई वुड जस्ट नीड द सिग्नल एंड सैम्पलिंग रेट जो कि 16,000 ही है। उसके बाद मैंने स्पेक्ट्रल सेंट्रोइड निकाल लिए। तो स्पेक्ट्रल सेंट्रोइड जो इसका एक फॉर्मूला होता है बाकायदा सिग्नल प्रोसेसिंग में, और मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाता। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको देख सकते हैं। और ये सेंटर ऑफ मास निकाल रहा होता है ऑन द सेम प्लॉट जो आपने ऊपर देखा था एनर्जी का। तो अगर आप देखें, आप कहें कि ये जो येलो है इट्स हैवी और ब्लैक है इट्स वेरी लाइट, तो इसको मास ले लें तो वो सेंटर ऑफ मास को प्लॉट करता है। ये नहीं, इस तरह नहीं। और फिर उसकी डिविएशन फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट उसको प्लॉट कर लेता है। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये जो प्लॉट है ये स्पेक्ट्रल सेंट्रोइड्स हैं। तो आपको ये नजर आ रहा है कि जहां पे ऑडियो सिग्नल नहीं है, जीरो था, वहां पे ये जो स्पेक्ट्रल सेंट्रोइड है ना ये लेवल पे, यानी देयर इज नॉट मच वेरिएशन। ये एक वेरिएशन हुई जो हमें वैसे नहीं नजर आ रही थी, तो बहुत थोड़ी सी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा साउंड में, और जहां पे साउंड है वहां स्पेक्ट्रल सेंट्रोइड जो है ना फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो ये हो गया स्पेक्ट्रल सेंट्रोइड। तो हम इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ ये जो स्पेक्ट्रल सेंट्रोइड्स हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं। अगले और पिछले, आगे और पीछे के मास के सेंटर्स को देख के उसकी डेविएशन को मेजर कर रहा है, और अगर डेविएशन नहीं होती तो वैल्यू इसकी हाई होती है, जो कि कंफ्यूजिंग इस तरह होता है कि जहाँ साइलेंस है बिल्कुल जैसे शुरू में और आखिर में, यहाँ पे वैल्यूज कहीं बीच में आ रही हैं। तो इसके लिए एक दूसरी ट्रांसफॉर्म होती है, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल रोल ऑफ, कि ये जो स्पेक्ट्रल सेंट्रोइड्स हैं इनमें रोल ऑफ कितना है, वो कुछ इस तरह से प्लॉट होता है। और ये एक और फीचर है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि रोल ऑफ 0 है, जहां पे बिल्कुल ही कोई साउंड नहीं है। तो दैट्स
easier to detect कि बिल्कुल ही continuous साइलेंस कहाँ पे आ रहा है आपके पास. तो spectral roll off would be a good feature in that sense. सर यहाँ पे अल्फा क्या कर रहा है? क्या चीज? अल्फा अल्फा की वैल्यू है. आवाज साफ नहीं आ रही फरजाद तुम्हारी. सर मैं पूछ रहा था कि अल्फा क्या कर रहा है? अल्फा की वैल्यू 0.4 जो सेट की है हमने. हाँ अच्छा, ये अल्फा, ये जो है एक मिनट, ये ना मैं दो चीजें कर रहा हूँ इन दोनों ग्राफ्स में. एक तो काम ये कर रहा हूँ कि मैं वेव प्लॉट को भी प्लॉट कर रहा हूँ जो आपकी साउंड वेव है, और साथ ही मैं उसके ऊपर ओवरले कर रहा हूँ आपके यहाँ पे स्पेक्ट्रल सेंट्रोइड्स को या स्पेक्ट्रल रोल ऑफ को. ठीक है, तो इसकी वजह से ये अल्फा इसेंशियली उसको रीस्केल किया हुआ है. आपके जो वेव प्लॉट है ना नीचे वाला, ये आपका सिग्नल जो प्लॉट हो रहा है जहां पे, उसको स्केल करके छोटा कर लिया. वरना अगर आपको याद हो ऊपर जब मैंने वेव प्लॉट बनाया था वो फुल उसमें बनाया था पूरे उस पे. सही है? तो ये ठीक है पैरामीटर्स सर, समझ आ गया. आपके इस फंक्शन के पैरामीटर्स हैं कि आप इसके साथ खेल सकते हैं. सर ये ट्रांसपेरेंसी के लिए भी यूज होता है ना सर, ये अल्फा जो है, मतलब ये कि ट्रांसपेरेंसी के लिए कितना ओपेक है या कितना ट्रांसपेरेंट है. अगर आप 1 करेंगे तो बहुत डार्क हो जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह और भी बहुत सारे इसके पैरामीटर्स होंगे जो कि यहाँ पे मिसिंग है और आप उसको यूज करके इसको थोड़ा वेरिएट कर सकते हैं. लेकिन मेरी जो दिखाने का मकसद वो था कि जो आपके स्पेक्ट्रल फीचर्स हैं, दोनों स्पेक्ट्रल सेंट्रोइड्स और स्पेक्ट्रल रोल ऑफ, दे कैन बी यूज्ड एज फीचर्स फॉर योर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. या अगर आप लेट सपोज के लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ एनालिसिस करने के लिए किसी साउंड वेव पे, तो फिर ये एज फीचर्स इस्तेमाल हो सकते हैं. ठीक है, ठीक है सर. उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस नेक्स्ट इधर मैं सब प्लॉट बना रहा हूँ और एक सब सेक्शन निकाल रहा हूँ इस वेव फॉर्म का. आपके यहाँ कोई नंबर लिखा होगा 25,000, मैंने यहाँ 26,000 और 26,050, यानी कि जितने हमारे सैंपल्स थे ना 73,000 ऑड सैंपल्स, उसमें से 26,000 सैंपल से लेकर 26,050 सैंपल्स को मैं निकाल के अलग से प्लॉट कर रहा हूँ. क्योंकि यहाँ पे जो वेव फॉर्म नजर आ रही बहुत डेंस है और ऐसा लगता है कि सिमेट्रिक है ऊपर और नीचे, लेकिन ऐसा होता नहीं है. जो हमारी ऑडियो वेव फॉर्म है वो बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं होती. तो अगर इसको जूम इन करके मैं किसी लेवल पे देखूं तो मुझे ये वेव फॉर्म ना ऐसी नजर आएगी. तो दीज आर 50 ऑफ द सैंपल्स ऑफ द 73,000 सैंपल्स. ठीक है, तो अब आपको नजर आ रहा है इतना ज्यादा सिमेट्रिक नहीं है जितना हमें उधर वेव फॉर्म में नजर आ रहा होता है. अच्छा, जो काम अब मैं करना चाहता हूँ, मैंने प्लॉट कर लिया. एक फीचर होता है जिसको कहते हैं जीरो क्रॉसिंग्स. कि जो जीरो की लाइन है इसको कितनी दफा आपकी वेव फॉर्म क्रॉस कर रही है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो नहीं क्रॉस किया, ये फर्स्ट क्रॉसिंग है, फर्स्ट क्रॉसिंग, सेकंड क्रॉसिंग, थर्ड क्रॉसिंग, फोर्थ क्रॉसिंग एंड सो फोर्थ. तो अगर आप काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स ऑफ जीरो, तो वो आपको नजर आएगा कि इस प्लॉट में मेरे ख्याल में 11 हैं. तो वो मैं चला चुका हूँ इसलिए मुझे अंदाजा है. तो जब मैं प्रिंट करूंगा कि जीरो क्रॉसिंग्स कितनी है तो 11 है. तो किसी भी एक सब विंडो के अंदर ऑफ द ऑडियो फाइल में ये जीरो क्रॉसिंग्स निकाल सकता हूँ, एंड दैट कैन बी यूज्ड एज अ फीचर फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ऑडियो. ठीक है, और हम ऑडियो को सेगमेंट्स में ही जनरली प्रोसेस करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल स्पीच प्रोसेसिंग इंजन्स हैं या मॉडर्न स्पीच प्रोसेसिंग इंजन्स हैं जो कि न्यूरल नेटवर्क बेस्ड है. लेकिन विंडोज के अंदर हम प्रोसेस करते हैं ऑडियो को. अच्छा, कुछ और सेट ऑफ फीचर्स हैं. सर ये जीरो क्रॉसिंग हमें क्या बता रही है सर? जीरो क्रॉसिंग हमें ये बता रही है कि जो आपका ऑडियो सिग्नल है, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये जीरो की जो लाइन है, ये जो सेंटर लाइन जीरो है यहाँ, ये इसको कितनी दफा क्रॉस कर रहा है. सही है कि नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है. आपका सर हम क्या इंट्यूशन क्या होगी सर इससे? अगर बहुत तेजी से कोई बोल रहा होगा तो बहुत ज्यादा जीरो क्रॉसिंग होगी. सही है,
तेज बोलना हो और हल्का बोलना, आप डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं ऑडियो पे, किस किस्म का एनालिसिस रन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि आप स्पीड ही पता करना चाह रहे हैं कि किस स्पीड से बोल रहा है बंदा, तो आप जीरो क्रॉसिंग्स को देखेंगे पर सेकंड या पर मिली सेकंड भी कर सकते हैं, तो बहुत छोटे लेवल पे एवरेज करके देख सकते हैं। What I'm saying कि this is one feature of an audio signal in a particular window. ठीक है, तो वो भी आपके लिब्रोसा में एक फंक्शन है जीरो क्रॉसिंग्स, वो आपको निकाल के दे देता है, बल्कि सारी लिस्ट दे देता है, फिर उसके बाद यहाँ पे सम हुआ हुआ है। Anyway, there are other features such as MFCC features जो बहुत commonly use होते हैं in signal processing, historically भी बहुत ज़्यादा use होते रहे। There are about 10 to 20 of these features. अब यहाँ पे हुआ हुआ ये है कि मैंने ये features extract कर लिए from the Librosa library और उसके बाद उनको थोड़ा सा 2-dimensional plot में color के साथ plot कर दिया है कि कहाँ कहाँ कौन से features किस तरह के। तो इसकी भी डिटेल्स में मैं नहीं चाहता, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यू कैन सर्च फॉर MFCC फीचर्स इन ऑडियो, और आपको नजर आ रहा है कि जो इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं दे लाई इन द रेंज, यहाँ पे वो खातून कह रही हैं कि इस पोस्ट को शेयर करें, ठीक है, और बाकी सारों में कुछ कांस्टेंट सा फीचर नजर आ रहा है जो कि आपका ब्लू लाइन नजर आ रही है कि यहाँ साइलेंस ही है। तो दैट्स MFCC फीचर्स। आपके स्पेक्ट्रल सेंट्रोइड हो गए, स्पेक्ट्रल रोल ऑफ हो गया, जीरो क्रॉसिंग्स हो गई, MFCC फीचर्स। तो यू हैव अ लिस्ट ऑफ फीचर्स फॉर दैट यू कैन काउंट ऑन फॉर ईच पर्टिकुलर सैंपल या ऑडियो फ्रेम, या क्या नाम मैंने कहा था पहले, अकूस्टिक वेव फॉर्म का जो फ्रेम है ना, अकूस्टिक फ्रेम कह सकते हैं, जो 20 मिली सेकेंड्स पे हमने कहा कि उसे स्प्लिट कर लें तो एक अच्छा स्प्लिट बनता है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं देर आर अदर STFT शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म फीचर्स, वो भी उसका भी क्रोमेटोग्राम बना लेते हैं। तो जिस तरह से MFCC फीचर्स हैं, ये भी कुछ फीचर्स हैं। यहाँ भी आपको नजर आ रहा है कि ज्यादा इंटरेस्टिंग काम उधर हो रहा है जबकि ऑडियो में आवाज है, और ऑब्वियसली इनके जरिए से भी आप वर्ड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फॉर द फीचर। वन ऑफ द थिंग्स दैट यू वुड वांट टू डू इज टू रिकग्नाइज के कौन सा वर्ड बोला जा रहा है या कौन सा फोनीम यहाँ पे आ रहा है या कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, तो आप इन फीचर्स की डिफरेंस के जरिए से उसको रिकग्नाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। हिस्टोरिकली यही होता रहा, जिसके बाद आपने प्रोनाउंसिएशन मॉडल्स और अकूस्टिक मॉडल्स को मैप किया। दीज आर द फीचर्स जो अकूस्टिक मॉडल में यूज हो रहे थे पहले। ठीक है, फॉर द ट्रेडिशनल ASRs। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ ASRs के ऊपर, और ट्रेडिशनल ASRs में हमारे पास एक ASR है जिसका नाम था स्फिंक्स, CMU स्फिंक्स। तो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बनाया था। अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, अगर मेरे को पहले से इंस्टॉल हुआ होगा मेरी उसमें तो जल्दी हो जाएगा, वरना 2-3 मिनट लगाएगा, आपके भी इंस्टॉल हो जाएगा। और अच्छा ये है कि हम सारे गूगल कोलैब पे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम लगेगा। आपकी मशीन पे इंस्टॉल होते होते इसको अच्छा लंबा टाइम लग जाता। तो मेरे ख्याल में जब आप एक चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो 12 घंटे तक तो वो रहती है। उसके बाद जब आपकी मशीन, आपका सारा सेशन रीसेट हो जाता है तो वो सारी इंस्टॉलेशन गायब हो जाती हैं। लेकिन द गुड थिंग इज यू कैन स्टोर दीज कमांड्स और फिर फटाफट री इंस्टॉल भी हो जाती हैं चीज़ें कोलैब पे। ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपको ये सिग्नल देगा कि अब ये इंस्टॉल हो गया। तो these are the two commands that I'm using to install the smaller version of Sphinx, which is called Pocket Sphinx। ठीक है, इसके मॉडल्स थोड़े छोटे भी होते थे और किसी हद तक मोबाइल फोन के लिए भी इस्तेमाल हो जाते थे। Again, this is a traditional way of doing automated speech recognition जो Pocket Sphinx कर रहा था, and it used HMMs। और अभी भी मेरे नहीं ख्याल के अपग्रेड हुआ है, लेकिन लोग अब शिफ्ट कर गए to different ASRs which either combine HMM models with deep learning models, जिस तरह कैल्डी है, ओपन सोर्स भी है, ये भी ओपन सोर्स है, और कैल्डी भी ओपन सोर्स है, अब लोग वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, KALDI।
और डीप स्पीच जो कि कंप्लीटली न्यूरल नेटवर्क LSTM बेस्ड आर्किटेक्चर है, फिर वेव टू वेक जो कि ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर है। गूगल स्पीच का हमें पता नहीं कि क्या है, लेकिन है वो एंड टू एंड या कोई हाइब्रिड है, ठीक है। तो अब जब इंस्टॉल हो गया तो आपके पास भी आ जाना चाहिए सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पॉकेट स्फिंक्स, और चूंकि हम कोलैब पे हैं तो आपके पास भी यही वाला वर्जन पॉकेट स्फिंक्स का इंस्टॉल हो जाना चाहिए, जो मेरे पास हो गया। सबके पास हो गया? फिर मैं उस जी जगह सर। जहाँ सारे फंस रहे हैं। यस सर। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने पॉकेट्स में वैसे सब कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलो सब कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम द पॉकेट स्फिंक्स एंड स्फिंक्स बेस लाइब्रेरी। और ऑपरेटिंग सिस्टम की एक दो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं यूज़ करना है इनको, लेकिन मैं गिवन कोड ही को इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ तक तो सही होना चाहिए सबका। ये जो आखिरी कोड ब्लॉक है जिसे हम देख रहे हैं, इसके अंदर मैं सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इस पॉकेट स्फिंक्स को और उसको मॉडल दे रहा हूँ। अब वो मॉडल जो मैंने अपलोड किया हुआ था एज जिप फाइल, उसको होपफुली आप लोगों ने खोल लिया होगा उसी डायरेक्टरी के अंदर जो हमने माउंट की हुई है, ठीक है। तो वो मॉडल मैंने खोल के रखा हुआ है। मेरी एक डायरेक्टरी है, इसी डायरेक्टरी के अंदर पॉकेट स्फिंक्स की डायरेक्टरी, उसके अंदर एक मॉडल की डायरेक्टरी है, क्योंकि मैंने इसको ट्रेन किया था कुछ और भी कुछ मॉडल्स हैं मेरे पास इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम चला रहे थे एक जमाने में। तो बहरहाल अभी मैं फिर कॉन्फ़िगर किया डिकोडर को विद द डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाउ। फिर मैंने HMM मॉडल चलाया इसके लिए, और अगर आप देखें तो मैंने यहाँ दिया हुआ है इंग्लिश US फॉर द मॉडल, और ये मॉडल किधर पड़ा हुआ है इस डायरेक्टरी में, तो मैंने वो डायरेक्टरी दे दी इंग्लिश US का। मैंने इसको अकूस्टिक मॉडल दिया जो HMM के पास जा रहा है। इंग्लिश US का मैंने इसको जो प्रोनाउंसिएशन मॉडल है ऑल फोन मॉडल वो दे दिया। और फिर मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जैसे विड्थ LW विड्थ है, बीम है, PV में, ये कुछ स्फिंक्स के कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट कर ली। उसके बाद डिकोडर को इनिशियलाइज किया विद द डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो ऊपर, या ये जो कॉन्फ़िगरेशन ऊपर बना ली हमने उसके साथ। और फिर मैंने ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम किया है कि जो हमारी ऑडियो फाइल थी जो हमने ऊपर देखी थी जिसके साथ हम रन कर रहे थे, वो उर्दू में है और उसमें कुछ साइलेंस है। फिर मैडम कहती हैं कि इस पोस्ट को शेयर करें, सही, एंड दैट्स उर्दू, लेकिन कुछ इसमें इंग्लिश के वर्ड्स भी हैं, फॉर एग्जांपल पोस्ट भी और शेयर भी, और अगर आप इस भी सोचें तो देयर इज द वर्ड इस इन इंग्लिश। तो मैंने क्या किया कि इस मॉडल को पॉकेट स्फिंक्स को जो है ये वाला इंग्लिश के मॉडल के साथ ये वाली ऑडियो दी, और मैं आखिर में क्या कर रहा हूँ कि फोनीम्स निकाल के, ऑल्दो यू कैन गो टू द कैरेक्टर लेवल और वर्ड लेवल, लेकिन फिर उसके अंदर लैंग्वेज मॉडल इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैंने लैंग्वेज मॉडल को बिल्कुल एंगेज नहीं किया इधर, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ फोनीम्स को प्रिंट करा रहा हूँ। तो बेस्ट हाइपोथेसिस यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है वो फोनीम्स में यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको जो रिजल्ट नजर आ रहा है, इस रिजल्ट को देख लें, हो सकता है किसी के पास चल ना रहा हो तो मैं बाद में सर दिखा। एरर आ रहा है इस पर। एक मिनट ठहर, जो पहले मेरी आउटपुट देख लो फिर मैं आपका एरर फिक्स करता हूँ। इस आउटपुट में जो बड़ी मजे की चीज नजर आ रही है कि साइलेंस कहता है कि काफी सारा साइलेंस है। अब ये नहीं बताता कितनी लेंथ है साइलेंस की, बिकॉज डज नॉट रियली मैटर। उसके बाद वो कहता है इस, तो इस में थोड़ा सा हिसिंग साउंड भी आया तो ए कर दिया उसने। फिर उसके बाद पोस्ट है, तो पोस्ट उसमें टी गायब हो गया, नहीं रिकग्नाइज कर सका। को अगर आप देखें तो को अच्छा उसने रिकग्नाइज किया। शेयर को यहां तक शेयर कहता है, तो शेयर यहां तक तो ठीक है। आर गायब हो गया, ये गायब हो गया, और करें को ये कोई बहुत अच्छा नहीं, लेकिन बहरहाल वेरी रीजनेबल। और फिर आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन लुक एट दिस लिस्ट और टेक दिस लिस्ट एंड कंबाइन इट टू
convert it into letters and combine it to form words using the language model, जिस तरह हमने language modeling पहले की थी। फिर उसके बाद आखिर में कहता है कि काफी सारा silence इधर भी है, ठीक है। तो if there is significant amount of silence, तो वो silence को यहाँ पे लिख देता है। तो ये हो गया हमारा पॉकेट स्फिंक्स का एक रन, जो कि मैंने एक सैंपल के तौर पे इंग्लिश के मॉडल पे उर्दू की वो देकर फाइल को रन किया, जो रीजनेबल किस्म का रिजल्ट दे रहा है कि आप कहेंगे बिल्कुल ही ऑफ नहीं है, कि सब चीजें गलत है। अच्छा, जिन लोगों का नहीं चल रहा है वो जरा माइक अनम्यूट करके जरूर मुझे बताएं किस किस का नहीं चल रहा है। सर मेरा नहीं चल रहा। और यस सर, मेरा भी। तो नहीं चल रहा। अच्छा, तो आप लोगों का मॉडल जो है ना वो गलत डायरेक्टरी में, यानी मॉडल डायरेक्टरी फिर गलत है। उसमें ये कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो ऊपर डायरेक्टरी जिसमें मैं सीडी करके पहुंचा हूँ, उसके अंदर एक डायरेक्टरी मैंने बनाई है पॉकेट स्फिंक्स, और उसके अंदर एक डायरेक्टरी बनाई मॉडल, और उसके अंदर वो मॉडल्स पड़े हैं। तो आप ये स्लैश तक इसको हटा दें तो वो या तो आप हटा चल दें, गया। बस सही है, या तो आप इसे हटा दें और आपने उस डायरेक्टरी में वो मॉडल रखा हुआ है जो मैंने अपलोड किया था, तो ये आपका चल जाएगा। मेरे ख्याल में पॉकेट स्फिंक्स हटा दें, या यहाँ पे इस सारी को मॉडल डायरेक्टरी को हटा के यहाँ पे सिर्फ मॉडल लिख दें आप डबल कोट्स में, इन दोनों पे। चल गया सर, अब चल गया, सेम रिजल्ट दे रहा है। यस चलो, तो दिस इज इट। ये आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, फीचर एक्सट्रैक्शन के बारे में। सर जो फीचर एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं सर, वो हम उसको ये समझ सकते हैं कि वो सैंपल हैं फीचर जितने भी हैं हमारे पास, मतलब हर सेकंड में जो आप जिस तरह हम वो कर रहे थे ऊपर, हर जगह जिस तरह सर हमने ऊपर वो एक वो जो ड्रॉ भी किया था, जो हीट वेव साइब बन रही थी सर, उसमें जो हमें नजर आ रहा था हर सैंपल के ऊपर सर, उस फीचर सेक्शन को मैं वो समझ सकता हूँ कि हर सेकंड के ऊपर या हर सैंपल एक मेरा फीचर है सर। देखिए, हर सेकंड नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ऑडियो को प्रोसेस करते हैं। ऑडियो को ना ब्रेक करते हैं इनटू चंक्स, सही, चंक्स बना लिए ऑडियो के। तो ईच चंक इज अ विंडो, वो एक एग्जैक्ट सैंपल नहीं है, वो एक विंडो है। उसके अंदर जो जिस चीज को मैं फीचर कह रहा हूँ ना, या हम लोग कह रहे हैं कि ये MFCC फीचर्स हैं, या ये फॉर एग्जांपल सेंट्रॉइड है, वो हम कहते हैं कि इस विंडो के अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कैरेक्टरिस्टिक ये, एक कैरेक्टरिस्टिक ये, एक एनर्जी लेवल का कैरेक्टरिस्टिक है, एंड सो फोर्थ। फिर उनकी एवरेज कर ली या कुछ कर ली, तो देयर मल्टीपल फीचर्स फॉर ईच विंडो जो कि हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अगेन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का डिफरेंट पर्पस हो सकता है। एक पर्पस ये हो सकता है कि हम रिकग्नाइज कर रहे हैं कि कौन से वर्ड्स बोले गए या कौन से फोनीम्स बोले गए। दूसरा ये कि हम रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि ये नॉइज है या नहीं है, या ये रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि दो लोग एक साथ तो नहीं बोल रहे, या बहुत सारी चीजें हम लोग बेतहाशा किस्म के एनालिसिस इस पे रन कर चुके हैं। तो डिफरेंट किस्म के फीचर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है सर, वो जो चंक्स बनाए हैं वो सर, जिस तरह वो 16,000 हमने उसको आर्ट आई थिंक किया था, वही चंक्स बन रहे हैं ना सर? नहीं, अभी ये उस तरह से चंक्स नहीं बनाए। इस वाली वीडियो में तो नहीं बना, लेकिन हम बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ चंक कहाँ बनाया हमने, और ये मैन्युअली चंक बनाया था मैंने। वो है जनाब ये, कि जैसे ये ऑडियो है, मैंने कहा एक चंक बना लेता हूँ मैं जिसमें कि एक वर्ड आ रहा है, तो ये सेगमेंटेशन हो गई। लेकिन जो जिन चंक्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो है कांस्टेंट साइज या 20 मिली सेकेंड्स के चंक्स, जिनके ऊपर जनरली प्रोसेसिंग की जाती है। तो ये तो अच्छा बड़ा चंक है। 20 मिली सेकेंड्स इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा होगा। तो 20 मिली सेकेंड्स के चंक्स के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है टू एक्सट्रैक्ट देयर फीचर्स एंड देन गिव देम टू द एल्गोरिथम। अच्छा, बहुत सारी जो ट्रेनिंग मैंने मिस करा दी इसके अंदर। आप समझे कि ये जो मॉडल है ये ट्रेन हुआ है ना ऑन सम डेटा सेट, उसके बाद ये HMM और जो आपका ये मॉडल है प्रोनाउंसिएशन मॉडल, ये हैंड ट्यून्ड है। अच्छा खासा काम हुआ है इनको। ये HMM अच्छा खासा बड़ा मॉडल तो उर्दू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, वरना मैं आपको दिखाता।
स्फिंक्स के अंदर अरेबिक का और पर्शियन का एक छोटा सा मॉडल एग्जिस्ट करता था या अवेलेबल था, लेकिन वो तो इतना छोटा है या इतना फाइन ट्यून नहीं है कि वो इसको रिकग्नाइज करता, ऑल्दो पर्शियन और अरेबिक जो है वो ज्यादा करीब हैं उर्दू से, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये इंग्लिश का मॉडल ही इस्तेमाल किया है आपको दिखाने के लिए। बहरहाल आप लोग मुझे उम्मीद है कि स्फिंक्स को नहीं इस्तेमाल करेंगे, स्फिंक्स को नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप लोग कैलडी इस्तेमाल करेंगे, डीप स्पीच या फिर वेव टू वेक को देखेंगे अगर आप लोग काम कर रहे होंगे। सर मेरा वो सेम ही क्वेश्चन है सर। सर जिस तरह इस है सर, उसका जो अलिफ सर, हम जिस तरह अलिफ है सर इसका, तो सर वो उस वन चंक होगा सर, वो उसमें से सर अगर हम उसकी सबसे कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक ही चंक बने। एक नहीं सर, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि वो एक उसका चंक होगा, फिर स्वाद एक चंक होगा। नहीं है, असल में चंक का ताल्लुक जो है ना, जो आप चंकिंग कर रहे हैं या सेगमेंटेशन कर रहे हैं ऑडियो को ब्रेकअप करने में, उसका ताल्लुक ऑडियो फाइल से। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हो सकता है कि कुछ फोनीम्स आपके ऐसे हों जो 3-4 फ्रेम्स को स्पैन कर रहे हैं। एक चंक को हम एक फ्रेम कहेंगे ना, हमने काट लिया तो 3-4 फ्रेम्स को स्पैन कर, हो सकता है एक फोनीम हो जो एक ही फ्रेम के अंदर आ रहा हो। तो इवन ऐसा भी है कि सारे फोनीम्स का साइज भी सेम नहीं है। फिर सर ये भी तो हो सकता है ना कि दो डिफरेंट चंक एक ही फ्रेम में आ रहे हो, जिस तरह आपने कहा है। इसलिए हमने जो 20 मिलीसेकंड का की विंडो बनाई है ना, वो इतनी छोटी बनाई है कि 2 फोनीम्स इस 20 मिलीसेकंड्स के अंदर नहीं आ सकते, ये हमें पता है। सही सर, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर थोड़ा सा क्रोमाग्राम के बारे में बता देंगे, वो मुझे समझ नहीं आया था, उसमें से हम कैसे देख के पता चल रहा है चीज़ों। कौन सा वाला, ये वाला क्रोमेटोग्राम? जी सर। देख के पता नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूँ these are numbers। तो आप देखें, ये पिच की एक क्लास है जो कलर हुई है, तो देयर आर लाइक 10 क्लासेस या इवन 20 क्लासेस, और आपको कहता है कि इस वक्त साउंड जब इस एम्पलीट्यूड पे होता है, पिच की ये क्लास होती है, तो देयर इज अ नंबर जो पिच की क्लास बता रहा है आपको। सर नॉर्मली कलर की वैल्यूज ही होंगी ना, जो भी अप और डाउन जा रही होंगी, जिस तरह से एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं हमारे पास, एक्टिवेशन वैल्यूज हो रहे हैं। एक्टिवेशन के साथ कंफ्यूज मत करो, वो एक और चीज है। यहाँ पे तो ऑडियो सिग्नल में से आपकी पिच की क्लास को क्लासिफाई करके निकाल लिया कि ये पिच क्लास है इस वक्त, इस छोटी सी विंडो के अंदर, जो फिर अलग कलर में नजर आ रही है आपको। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर जब हमारे पास स्पेक्ट्रल रोल ऑफ आ रहा है, हाँ और हमारे पास एक सही लाइन बन रही है जिस जगह पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ वॉइस है बड़ी, हाँ तो सर हमें आपने यहाँ पे फिर से एनुअली चंक किया है, तो उसको हम यूज करते हुए चंक नहीं कर सकते थे सबसेट जब आपने लिया है? नहीं, कहाँ कहाँ आ रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है रोल ऑफ में, यहाँ तो साइलेंस है। दूसरा ये कि दरमियान के साइलेंसेस को इस तरह नहीं पकड़ रहा, क्योंकि स्पेक्ट्रल रोल ऑफ जो है ना, एक विंडो में काम कर रहा है और आगे और पीछे को देख रहा है, यानी आपकी जो साइनसोडियल वेव फॉर्म है उसके मूवमेंट को भी कैप्चर कर। खैर इसमें आप थोड़ा सा ये फीचर्स हैं, आई वाज जस्ट गोइंग ओवर सम फीचर्स, और ये बहुत बड़ी साइंस है, पूरा कोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले पहले पढ़ाते थे, यहाँ पे अभी भी होता होगा सिग्नल प्रोसेसिंग का। जो लोग साउंड में और इसमें इंटरेस्टेड है वो ज़रूर थोड़ा सा सिग्नल प्रोसेसिंग को देख लें, या नॉइज रिमूवल में प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग को ज़रा अच्छी तरह से गौर फिक्र करें उसके ऊपर। ठीक है, ओके सर। तो चले सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर हमने जब सेंट्रॉइड बनाए थे तो एक सेंस आ रही थी कि हमारे जितने वर्ड्स हैं उतने ही हमारे सेंट्रॉइड बनने चाहिए, क्योंकि वो सारे डाटा पॉइंट एक एक क्लस्टर बन जाएगा एक एक वर्ड का, और सेंट्रॉइड अपने डाटा को, जो उसके एक वर्ड के डाटा पॉइंट्स उनको अपने क्लस्टर बना लेगा। तो लेकिन सेंट्रॉइड तो हमारे तकरीबन 197 बने हैं, इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दे इस कंफ्यूजन को। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। देखें, सारे वर्ड्स के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता,
देयर आर सम वर्ड्स व्हिच आर स्मॉल. इस है बहुत स्मॉल वर्ड है. अगर आप कोई और लंबा सा वर्ड कह रहे हो तो ऑब्वियसली उसके अंदर वेरिएशन ऑफ साउंड डिफरेंट होगी. तो इन सेंट्रॉइड्स का ताल्लुक डायरेक्टली वर्ड्स के साथ नहीं है. हाँ, ये जो आपको इतना ज्यादा रोल ऑफ नजर आ रहा है वेरिएशन में या सेंट्रॉइड्स में, वो इसी वजह से नजर आ रहा है कि जो कंटिन्यूटी है ना, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि ये बहुत स्ट्रेटेजिकली क्यूरेटेड ऑडियो फाइल्स हैं कुछ मेरे पास, बहुत बड़ा डेटा सेट है जिसमें वर्ड्स को स्ट्रेटेजिकली डिस्टिंक्ट करके बोला गया, यानी अलग-अलग करके बोला, जिसकी वजह से आपको ऐसे ये पीक्स और ट्रफ्स नजर आ रहे हैं. हो सकता है कि ऐसा ना हो सकता है कि ऐसा ना हो वर्ड्स के दरमियान में. ठीक है, तो ऑल आई एम सेइंग टुडे और द पर्पस ऑफ टुडेज notebook was to go over some of the basics of feature extraction from audio. तो ये फीचर मैं एज फीचर बता रहा हूँ कि देयर इज अ नंबर दैट कैन बी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द ऑडियो एंड दैट्स इट इधर. और इसकी डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल ये जो कीवर्ड्स हैं STFT इसको देख सकते हैं जाके, स्पेक्ट्रल सेंट्रॉइड्स, स्पेक्ट्रल रोल ऑफ, इसको गौर से देख सकते हैं. और हो सकता है कि मैंने कोई बात गलत भी कर दी क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इस एरिया में. मेरी एक्सपर्टीज जो है वो एनालिटिक्स में जरूर है लेकिन ये सिग्नल प्रोसेसिंग में नहीं है. ठीक है, ठीक है सर. चले, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. मेरे अंदाजे के मुताबिक से ज्यादा ही टाइम हो गया आज.